हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़न है इसकी करंट अफेयर्स जो कि हमारी मई मंथ की स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग अप्रैल मंथ की कंप्लीट कर लिए हैं। मार्च मंथ की आपकी लेसन आ रही थी, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये दोनों एक साथ कैसे आ गई। तो मार्च मंथ की हमारी मिस है, मैं उसको कंप्लीट नहीं कराई थी, तो बीच बीच में आपको उसकी भी लेसन देखने को मिलेगी, बट रेगुलर बेसिस पे जो हमारा अपडेटेड करंट अफेयर्स की मैगजीन है वो चलेगी। तो मार्च मंथ की स्टार्ट करते हैं विद पॉलिटी एंड गवर्नेंस। यहाँ पे 3 टॉपिक है इस बार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ट्रिब्यूनल्स देखने वाले हैं क्योंकि एक नया ऑर्डिनेंस लाया गया है जिसके थ्रू एक पूरे ऑल ओवर द इंडिया की बेसिस पे एक नेशनल ट्रिब्यूनल बनाने की बात की गई है, तो डिटेल में देखेंगे। साथ ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है जो कि एमपी लैड स्कीम कहते हैं, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। और 2020 के प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी थी, उसको भी सॉल्व करेंगे। देन यहाँ पे आइलैंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है कि हम लोग अपने देश के अगल बगल जो भी आइलैंड है, चाहे वो लक्षद्वीप हो या फिर अंडमान निकोबार हो, उसको कैसे डेवलप करें और उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी न्यूज़ कि वीज़न आइज के टेस्ट सीरीज़ अगर आप लोग यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हो तो हमारे साथ ये ज्वाइन हो सकते हो। एक हमारा इनिशिएटिव अलग से चलता है क्योंकि अब लॉकडाउन ख़त्म हो चुके हैं और धीरे धीरे आपके एग्ज़ाम्स जो है वो होने वाली है, लेकिन 10 अक्टूबर को यहाँ पे आपका यूपीएससी के प्रीलिम्स होने वाली है, तो उसके लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और इसके लिए डिटेल अगर आपको कोई भी क्वेरीज जाननी है या डिटेल इन्फॉर्मेशन जाननी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ पे जाकर आप लोग मेल कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिलहाल अपनी अपनी लेसन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। स्टार्ट करते हैं ट्रिब्यूनल्स के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली सेंटर के द्वारा एक ऑर्डिनेंस बनाया गया है जो कि है ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2021। इट मीन्स कि यहाँ पे जितने भी ट्रिब्यूनल्स आज के डेट में थे उनको रिफॉर्म करके एक रैशनलाइजेशन और कंडीशन ऑफ सर्विसेज के साथ यहाँ पे ऑर्डिनेंस लाया गया है, जिसमें बहुत सारे जो एपलेट ट्रिब्यूनल्स थे और अथॉरिटीज़ थी इन सबको यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, ऑर्डिनेंस कहने का मतलब है अध्यादेश। ये पूरी तरीके से आपका कानून नहीं है अभी तक। आप जब भी देखोगे अगर कोई भी एक पार्लियामेंट की अगर कोई भी एक हाउस अगर सेशन में नहीं होती है तो फिर प्रेसिडेंट को अधिकार होता है कि वो ऑर्डिनेंस के थ्रू अगर कोई भी ज़रूरी काम है तो वो उस तरीके का कानून बना सकते हैं। तो ये ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया है और ये ऑर्डिनेंस लाने की जो पावर है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 123 के तहत ये प्रेसिडेंट को है। सेम पावर आपको स्टेट में गवर्नर को देखने को मिलेगा कि अगर कोई भी यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हाउसेस सेशन में नहीं है और कानून अगर लाना है तो ऑर्डिनेंस के फॉर्म में वो लोग कानून लाते हैं, जो कि 213 आर्टिकल के तहत गवर्नर को ये पावर है। फाइन, लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस होती है इसकी वैलिडिटी ओनली 6 मंथ होती है। 6 मंथ के अंदर ही इसको यहाँ पे पार्लियामेंट के थ्रू पास कराना होगा, वो भी अगर प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस लाया गया। अगर ये गवर्नर के द्वारा ऑर्डिनेंस लाई गई है तो इसको स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू विद इन 6 मंथ इसको पास कराना होगा, अदरवाइज ये खत्म हो जाएगा, ऑर्डिनेंस की कोई मान्य नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपका अध्यादेश लाया गया है जिसको हम लोग सिंपली कानून बोलते हैं, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते क्योंकि अभी तो ये कानून ही है ना, अब इसको कानूनी तौर पे एक्ट के रूप में पास कराना होगा, बट स्टिल ये कानून माना जाता है। तो ये कानून के अंदर आप देखो कि इससे पहले का जो कानून था फाइनेंस एक्ट 2017 उसको अमेंड किया गया है, रिप्लेस नहीं किया गया है। इसी में जो फीचर्स थे ना, कुछ न्यू फीचर्स इसमें ऐड ऑन किए गए, जिसमें आप देखो कुछ प्रोविजन यहाँ पे रखा गया है कि ये जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है इसके कंपोजिशन क्या क्या होंगे। साथ ही यहाँ पे इस कानून के तहत जो यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स के मेंबर होंगे उनका ऑफिस का टेन्योर कितना होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे ये सर्च कम सिलेक्शन कमेटी ये है क्या। तो आप देखो कि सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के बारे में अभी हम लोग देखेंगे, बट इससे पहले अगर आप लोग देखो तो इस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, तो ये सारी चीज़ें आगे समझेंगे। बट पहले ये समझिए कि सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है क्या। ये एक ऐसी कमेटी है जिसमें कि जो ट्रिब्यूनल के कौन चेयरपर्सन होंगे, ट्रिब्यूनल में कौन कौन मेंबर होंगे, उनको अपॉइंट करने के लिए ये कमेटी फॉर्म किया गया है। और ये कमेटी के रिकमेंडेशन से ही आप देखो कि यहाँ पे सारे मेंबर्स का यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा। और इसमें जो भी आपके हेड किए जाएंगे, इस कमेटी को कौन हेड करेगा, तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं हेड कर पा रहे तो फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। ठीक है, उनके द्वारा ही रिकमेंड किया जाएगा कि ट्रिब्यूनल के चेयरमैन कौन होंगे। अब इस कमेटी में इनके अलावा कौन होगा, इस कमेटी को हेड तो ये करेंगे, लेकिन इसके अलावा आप देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2 सेक्रेटरीज होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करके भेजेगी। साथ ही यहाँ पे जो सिटिंग या फिर आउटगोइंग चेयरमैन है, या फिर कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज है, या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, ये यहाँ पे मेंबर हो सकते हैं। साथ ही सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री होंगे जो कि ट्रिब्यूनल के अंदर बनाए जा रहे हैं, लेकिन इनको वोटिंग राइट नहीं है। वोटिंग राइट कहने का मतलब है कि इस कमेटी के तहत किसी भी बात को लेकर, किसी भी डिसीजन को लेकर वोटिंग किया जाता है।
है। तो यहाँ पे अगर 5 मेंबर है तो वोटिंग अगर किया जाएगा तो यहाँ पे आप लोग देखो कि इनको वोटिंग का अधिकार नहीं है, यानी कि जो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री यहाँ पे इस ट्रिब्यूनल के अंदर बनाए जाएंगे उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है, बाकी लोगों को होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो हमारा कमेटी है, कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दी जाएगी कि ट्रिब्यूनल में मेंबर कौन कौन से होंगे। तो ये समझ गए, 2 सेक्रेटरीज होंगे ट्रिब्यूनल में अपार्ट फ्रॉम द चेयरमैन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। साथ ही साथ इस कमेटी में आपके इस कमेटी में कौन कौन होंगे ये मैं बता रही हूँ, ट्रिब्यूनल में कौन कौन होंगे ये नहीं बता रही हूँ। इस कमेटी में जो कि यहाँ पे चेयरमैन या फिर मेंबर को सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो कमेटी होंगे वो यहाँ पे 2 मेंबर होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट होकर आएंगे, या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होंगे, या फिर कोई चेयरमैन या फिर आउटगोइंग चेयरमैन होंगे, या फिर जो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री है वो यहाँ पे होंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि इस कमेटी को हेड कौन करेंगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज। फाइन, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो ट्रिब्यूनल होगा इसकी टेन्योर कितने होंगे, यानी कि यहाँ पे चेयरमैन और मेंबर्स के टेन्योर कितने होंगे। तो जो चेयरपर्सन होंगे वो 4 साल के लिए काम करेंगे, या फिर उनका एज अगर 70 साल हो गया, दोनों में से कोई भी पहले हो गया, मान लीजिए 67 ईयर्स में ही यहाँ पे कोई पर्सन है जिनको अपॉइंट किया गया है एज ए चेयरपर्सन, तो उनकी एज पहले खत्म हो जाएगी, यानी कि 70 साल हो जाएगा 3 साल में ही, तो उनकी एज खत्म हो जाएगी, तो यानी कि ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, और 4 साल का टेन्योर यहाँ पे तो बचेगा नहीं क्योंकि 70 ईयर्स इनका पहले हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें होती है। वही अगर मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स का भी सेम है कि 4 साल होगा, बट ईयर्स यहाँ पे 67 रखा गया है। इट मीन्स कि सीनियरिटी के बेसिस में आप देखो कि यहाँ पे चेयरमैन सीनियर होंगे एज कंपैरिजन टू द मेंबर्स। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखो कि वैसे मेंबर्स होंगे या फिर वैसे चेयरमैन होंगे जिनकी एज आपका एटलीस्ट 50 होनी चाहिए, 50 ईयर्स नहीं है तो वैसे लोगों को यहाँ पे रिकमेंड भी नहीं किया जाएगा, एलिजिबल ही नहीं है कि वो यहाँ पे चेयरमैन की कुर्सी में बैठे या फिर वो मेंबर्स की कुर्सी में बैठे। अब ये समझते हैं कि हमें ट्रिब्यूनल की ज़रूरत क्यों पड़ती है अपने देश में। तो पहले तो आप देखो कि हमारे देश में जो पेंडिंग ऑफ केसेस है वो बहुत ज़्यादा है। मैं हर बार आपसे डिस्कस करती हूँ कि हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट सबको मिलाकर आप देखोगे तो केसेस की जो पेंडेंसी है वो मोर देन 4 करोड़ है। समझ सकते हो कि 4 करोड़ यहीं पे नहीं होते। ऊपर से एक आंकड़ा भी आपको दिखाया गया है, ये देखिए, आप लोग इससे भी बेटर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2016 और 19 के बेसिस पे ये आप लोग देख सकते हो, 2006 में कितना था और 2019 में कितनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी बताई जा रही है, तो पहले 2006 में ओनली 14,000 थे, ये 1000 में है, और अब बढ़ के 2019 में ये 60,000 है। ऊपर से कोरोना के कारण आप देखो कि अगर ये आंकड़ा देखोगे तो बहुत स्मूथली ये बढ़ चुका है। तो इसलिए ये आपका कोरोना के पहले का ही आंकड़ा बताया जा रहा है, क्योंकि कोरोना में आप लोग देख रहे हो कि कोर्ट वगैरह सब बंद थे लास्ट फेज़ में। इस बार तो सेकेंड फेज़ में जो है ऑनलाइन काम भी हुआ है, लेकिन फर्स्ट फेज़ में ऑनलाइन कुछ काम भी नहीं हो रहा था, तो केसेस की जो पेंडेंसी है वो और बढ़ चुकी है। तो इससे आप लोग और अंदाज़ा लगा सकते हो। साथ ही अगर हाई कोर्ट में देखें तो हाई कोर्ट में तो लैक्स में है। 2006 में जहाँ 37 लाख था वहीं 2019 में आप देखो तो 44 लैक्स है। वहीं अगर हम लोग सब ऑर्डिनेट कोर्ट की बात करें तो ये करोड़ में है, पहले ये 2.5 करोड़ था, अब ये 3.1 करोड़ है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, यानी कि अकेले तो आपका सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में ही यहाँ करोड़ में है, और यहाँ पे 1000 में है, लैक्स में है, ये सब मिलाकर आप देख सकते हो कि 4 करोड़ से भी ज़्यादा जो है ओवरऑल हमारे देश में पेंडेंसी ऑफ केसेस है। तो ये कोर्ट तो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि केसेस जो है जल्दी जल्दी डिस्पैच हो, तो उसके कारण छोटे छोटे ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, और ट्रिब्यूनल का मेन काम यही है कि जस्टिस डिलीवर करना। जो भी केसेस है, जो बड़े मुद्दे पे केसेस नहीं है, छोटे मोटे मुद्दे पे यहाँ पे आपका एक होता है ना कि इसको निपटाया जा सकता है, तो उसको निपटा सकते हैं। जैसे हमारे देश में एनजीटी है जो कि इन्वायरमेंट के मुद्दे को देखती है, तो ऑब्वियस है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी कला हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जाएगा, वैसे केसेस जो है आपका ट्रिब्यूनल में ही खत्म हो जाएगा। साथ ही देखिए, सेकंड है कि फास्ट डिलीवरी होती है जस्टिस की। ऑब्वियस है कि यहाँ पे आपका जो है उतने सारे केसेस पेंडेंसी नहीं होते हैं, तो ऑब्वियस है कि टाइम पहले आता है, केस पहले डिलीवर हो जाता है। साथ ही साथ आप देखो कि कॉस्ट इफेक्टिव और मोर इफेक्टिव है सर्टेन केसेस में। बहुत सारा जो रिजोल्यूशन है वो अफोर्डेबल होता है। बहुत सारे केसेस के लिए आप देखो कि अगर आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रहे हो, तो एक तो आपको जब भी तारीख मिलेगा तो उस डेट में आपको दौड़ के जाना होगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो वो ट्रैवल आपकी जो एक्सपेंसेस होती है, साथ ही आप लॉयर को हायर करते हो तो वहाँ के लॉयर की जो एक्सपेंसेस होती है, वो सारे खर्चे मिलाकर बहुत बड़ा ह्यूज जो है एक्सपेंस करना होता है किसी भी केस को फाइट करने के लिए। बट वही चीज़ आप देखो कि ट्रिब्यूनल में बहुत ही सस्ते दाम पे हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मेनली जो है ना, आपका नेचुरल जस्टिस की जो थीम है उसको फॉलो किया जाता है, कि जो जस्टिस दिया जाता है वो नेचुरली दिया जाता है बाय रूल ऑफ लॉ के तहत। तो ये सारी चीज़ें
साथ ही आप देखो कि कुछ सर्टेन एरिया में तो काफ़ी इफेक्टिव है, जैसे कि डिस्प्यूट जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, या फिर आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है, या टैक्सेस से रिलेटेड है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ों में लेकर ट्रिब्यूनल जो है बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन आज के भी डेट में आप देखो ट्रिब्यूनल्स उतने बेटर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जितने बेटर तरीके से सोच के इसको स्टैब्लिश किया गया था। सो कहाँ लैकुनाज है, कहाँ इश्यूज है, ये समझते हैं। सबसे पहली बात है कि जो ट्रिब्यूनल है उससे हमारा संविधान में एक बेसिक फीचर है जिसे हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो कहीं ना कहीं ये ट्रिब्यूनल जो है इस डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को ब्रेक डाउन करता है। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ तीन बॉडी है पूरे देश में। एक होती है लेजिस्लेटिव, जिसका काम है कानून बनाना, दूसरी है एग्जीक्यूटिव, जिसका काम है कानून को इम्प्लीमेंट करना, और थर्ड है जुडिशरी, जिनको ये देखना है कि जो कानून बनाया जा रहा है और जो कानून इम्प्लीमेंट किया जा रहा है क्या वो संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं, या फिर किसी भी फंडामेंटल राइट्स को ये इंक्रोज तो नहीं कर रहे। ये दो काम देखने के लिए जुडिशरी है। तो ये तीन बॉडी हमारे देश में है जिसके थ्रू हमारे यहाँ जो है सारी काम चलती है, और ये सेपरेशन ऑफ पावर है कि ये तीनों जो है अपने हिसाब से काम करेंगे। लेकिन आप देखो ट्रिब्यूनल के कारण क्या होता है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो फिलॉसफी है ये कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो रही है। ट्रिब्यूनल की जो फंक्शंस है ना, इसमें आप देखो कि एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है कई बार बहुत सारे अपॉइंटमेंट को लेकर, चाहे वो यहाँ पे ट्रिब्यूनल मेंबर्स को अपॉइंट करना हो या रिमूव करना हो, या फिर प्रोविजन ऑफ फाइनेंस है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सारी चीज़ों में देखने को मिलता है कि एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस होते हैं जो कि हमारे प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट में है। फॉर इंस्टेंस ये बताया जाता है कि आप देखो कि एग्जीक्यूटिव जो है ना वो लार्जेस्ट लिटिगेंट होते हैं हमारे देश में, और इसके कारण एक कॉन्फ्लिक्ट निकल कर आता है इंटरेस्ट सिचुएशन को लेकर। कहने का मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो कानून बनाते हैं उनको हम लोग लेजिस्लेटिव कहते हैं, और एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो सारे कानून को इम्प्लीमेंट करना। बट बेसिकली द प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं, और एग्जीक्यूटिव का क्या होता है कि वो सबसे ज़्यादा जो है ये बताते हैं कि इस कानून में ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है। तो सबसे ज़्यादा जो है लिटिगेंट वही होते हैं, वही यहाँ पे केसेस फाइल करते हैं। तो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कि सब अलग अलग अपना काम करे, वो चीज़ें नहीं हो पाती है। ट्रिब्यूनल्स में आपका जो है एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस देखा गया है। सेकंड है कि लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है। कहा गया था कि ट्रिब्यूनल अपने आप काम करेंगे, इंडिपेंडेंट बॉडी होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी। लेकिन फिर भी अगर हम लोग विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो उनके द्वारा ये बताया गया कि जो लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी है, यानी कि स्वतंत्र रूप से ट्रिब्यूनल काम नहीं कर रहे, इसके कारण जो है बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। जो सिस्टम है अपॉइंटमेंट का, वो भी सिलेक्शन कमेटी के द्वारा, ये ट्रिब्यूनल की इंडिपेंडेंसी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। इस सिलेक्शन कमेटी की अगर बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल है कि यहाँ पे नाम रिकमेंड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे जो है इनको अपॉइंट किया जाएगा ट्रिब्यूनल में। और इसमें आप देखो कि जुडिशियल और जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं वो दोनों मिक्स देखने को मिलते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आप देखो कि कहीं ना कहीं पहले तो हम लोग देख ही ली कि एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस है, उसी के बेसिस पे आप लोग समझ सकते हो कि ये एकदम इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं करते, समहाउ इनके ऊपर एग्जीक्यूटिव का प्रेशर होता है। साथ ही लैक ऑफ मैन पावर है और वैकेंट पोस्ट है। यहाँ पे मैन पावर की कमी देखने को मिलती है, जिसके कारण आप देखो कि ट्रिब्यूनल का जो मेन मोटो था कि यहाँ पे क्विक डिस्पोजल होगा सर्विस मैटर का, वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। आज के डेट में आप देखो कि कैट है, इट मीन्स कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, इसमें 64 पोस्ट में से 27 पोस्ट अभी भी खाली है। तो यानी कि यहाँ पे सही तरीके से आपका रिक्रूटमेंट भी नहीं हो रहा है, इवन हाई पेंडेंसी भी कही जा रही है। अगर एनालिसिस की जाए 37 ट्रिब्यूनल्स का जो कि आज के हमारे देश में है, और ये एनालिसिस किया गया है विधि सेंट्रल फॉर लीगल पॉलिसी, इनके द्वारा ये पाया गया है कि जो डिस्पोजल रेट है ना, इंक्रीज़ होने के अलावा यहाँ पे डिस्पोजल रेट ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि केसेस को यहाँ पे सुना जाना चाहिए, हियरिंग हो और ऊपर से डिस्पोज हो, वो नहीं होकर यहाँ पे केसेस की जो पेंडेंसी है वो हाई रेट में बढ़ते जा रही है। क्यों? क्योंकि एडजर्नमेंट यहाँ पे अवॉइड हो रहा है, हाई वर्कलोड हो रही है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के ऊपर। साथ ही डिपेंडेंसी है कि पेरेंट मिनिस्ट्री कौन है जो कि इस तरीके के फाइनेंस को टेक केयर कर रहे हैं। इट मीन्स कि ट्रिब्यूनल के अंदर भी यहाँ पे फाइनेंस की ज़रूरत होती है जिससे कि वो अपना काम स्मूथली कर सके, लेकिन ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है, जिसके कारण हाई पेंडेंसी हो रही है। वे फॉरवर्ड में क्या बताया गया है कि कैसे हम लोग ये सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं, तो यहाँ पे यही बातें की गई है कि हमें नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन लाने की ज़रूरत है। ये डिज़ायरेबल है जिसमें कि सारे ट्रिब्यूनल्स जो है वो एक सिंगल नोडल एजेंसी के अंदर होंगे, और इसको यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के तहत सेटअप किया जाएगा, जो कि यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स के सारे काम को मॉनिटर करेंगे। साथ ही यूनिफॉर्मिटी भी इंश्योर कराया जाएगा हमारे देश में।
आप देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि टाइम बाउंड रिड्रेसल मैकेनिज्म तो होनी ही चाहिए। जितने भी ट्रिब्यूनल है उनके ऊपर आप देखो, ट्रिब्यूनल के ऊपर जो भी कोर्ट है या फिर ट्रिब्यूनल है, एक तरीके का कोर्ट ही कहा जाता है ट्रिब्यूनल को, लेकिन इनके पास सिर्फ उस तरीके से क्रिमिनल पावर नहीं होता है। तो यहाँ पे जितने भी ट्रिब्यूनल होते हैं ना, उनमें जो भी केसेस है वो फिक्स कर देना चाहिए कि 60 डेज़ 90 डेज़ इसमें डिस्पोज करना है। तो टाइम बाउंड मैनर पे किया जाएगा तो ये काम इफेक्टिव होगा। साथ ही बेंचेस ऑफ ट्रिब्यूनल की बात की जा रही है कि ट्रिब्यूनल में भी बेंचेस होनी चाहिए डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज़ में, जिससे कि जो लोग हैं ना वो जस्टिस उनको अच्छे तरीके से मिल पाए, चाहे वो कोई भी जोग्राफिकल एरिया में हो। आप देखते हो कि कई बार ये बात किया जाता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है पूरे देश में, आप देखो कि सिर्फ दिल्ली में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में ही है, उनकी बेंचेस और भी हो सकती है, चाहे वो कोलकाता में हो या फिर यहाँ पे मुंबई में हो या फिर चेन्नई में हो। ऐसा कहा जाता है क्योंकि हर किसी को अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो हर एक कोने से निकलकर सबको दिल्ली आना पड़ता है। तो क्या ज़रूरत है, हर एक 4 कोना में अगर यहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा तो लोगों को जल्दी एक्सेस मिल पाएगा, ये ट्रैवल टाइम भी यहाँ पे कम हो पाएगी, लोगों के खर्चे कम हो पाएंगे, लोगों के टाइम बच पाएंगे। तो वही चीज़ें कही जा रही कि जितनी भी ट्रिब्यूनल है ना, उनका जो बेंचेस है वो हमें और भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, जिससे कि हर एक जोग्राफिकल एरिया के लोग वहाँ पे उनको एक्सेस हो और वो आराम से जो है वहाँ पहुँच पाए। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप ये बताओ कि जो यहाँ पे हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो बेंचेस है वो सिर्फ आज के डेट में दिल्ली में है, लेकिन अगर ये चाहे कि कोलकाता में भी हो या फिर मुंबई में हो या फिर यहाँ पे कर्नाटक में हो या फिर यहाँ पे आपका चेन्नई में हो, तो ये किसके पास ये पावर है कि वो और भी ज़्यादा जो है सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं? तो ये पावर किसके पास है, ये बताइएगा। साथ ही आप देखो कि कहा गया है सिलेक्शन ऑफ मेंबर। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो थे उनके द्वारा यहाँ पे 272 जो रिपोर्ट है उनके द्वारा सजेस्ट किया गया था कि गवर्नमेंट एजेंसीज को यहाँ पे इन्वॉल्व करना चाहिए मेंबर को सेलेक्ट करने के लिए। और क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे कम से कम, यानी कि गवर्नमेंट की जो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है ना, कि वो यहाँ पे देखेंगे कि ट्रिब्यूनल में कौन कौन मेंबर निकल कर आएंगे, तो ये कम से कम होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट तो अपने आप में ही लिटिगेंट होते हैं, गवर्नमेंट तो अपने आप केस फाइल करते हैं, तो अगर वही अपने हिसाब से मेंबर को चूज़ करके भेजेंगे तो ऑब्वियस है कि उनको जिस तरीके का जस्टिस चाहिए, जिस तरीके का काम चाहिए, वो वही काम कराएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को यहाँ पे कम करने की कोशिश करने के लिए कहा गया है। साथ ही जो कोर्ट के ऊपर जो बर्डन है ना, उसको रिलीव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे इंश्योर कराने की बात है कि जो ट्रिब्यूनल्स है, इसका मेन जो मोटो है वो यही है कि यहाँ पे जो हमारी पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ते जा रही है उसको कम करना है। तो ट्रिब्यूनल को ज़रूरी है कि वो अच्छे तरीके से काम करे, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और हाई कोर्ट के ऊपर जितनी भी प्रेशर है उसको कम कर सके। साथ ही आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यहाँ पे अलाउ किया गया है कि वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स ऑफ लॉ पे ही फोकस करेंगे, जो भी जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए ऊपर हो, या फिर सेंटर स्टेट रिलेशन को हो, या फिर इंटर स्टेट डिस्प्यूट के ऊपर हो, या फिर जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है दो या दो से ज़्यादा हाई कोर्ट के डिसीजन को लेकर, तो यही सारी चीज़ों के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर डिसाइड करेंगे। बाकी जो छोटू मोटू जितने भी आपके केसेस है ना, वो सारी चीज़ें जो है हाई कोर्ट में ही निपट जानी चाहिए, या फिर जो इस तरीके के ट्रिब्यूनल्स बनाए जा रहे हैं वो ट्रिब्यूनल्स में ही निपट जाने चाहिए। साथ ही क्वालिफाइड मैन पावर हो, ये ट्रिब्यूनल में जो है आप देखो कि लॉ में क्वालिफाइड होनी चाहिए, वैसे लोग होने चाहिए जिनको कानून के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो, तो वही लोग समझ पाएंगे, वही लोग जो है टाइम बाउंड मैनर पे जितनी भी केसेस है उसको डिस्पैच कर पाएंगे। उनके पास जुडिशियल ट्रेनिंग और एडुकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वैसे लोगों को जो है यहाँ पे चूज़ करने की ज़रूरत है, अपॉइंट करने की ज़रूरत है। ठीक है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर टेक्निकल मेंबर को अपॉइंट करना है तो टेक्निकल मेंबर को भी अपॉइंट करना चाहिए, लेकिन ये एडवाइस और सर्विसेज जो है एक्सपर्ट का, वो टेक्निकल और स्पेशल आस्पेक्ट जब ज़रूरत होगा तभी इनको जो है यहाँ पे अपॉइंट करने की ज़रूरत है। बट बेसिकली यही कहा गया है कि ट्रिब्यूनल में वो सारे चेयरमैन और मेंबर्स होने चाहिए जिनके पास लॉ से रिलेटेड बहुत अच्छा खासा नॉलेज है और ज्ञान है। ठीक है, तो ये सारी बातें की जा रही है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, 1 सेकेंड, कि क्या इश्यूज़ हो गया है, क्यों इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो ये भी आप समझिए कि सबसे पहला है कि कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स। जो डिसीजन है यहाँ पे बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स को यहाँ पे ख़त्म करने का, जैसे कि फिल्म सर्टिफिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल है, जो कि आप देखते हो कि फिल्म जगत में, बॉलीवुड में जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है, जो भी डिस्प्यूट अराइज होते हैं, वो इस ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं। तो वो यहाँ पे बिना स्टेक होल्डर्स के कंसल्टेशन से यहाँ पे आप देखो कि इस तरीके का काम किया गया है कि जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं उनको एबॉलिश करने का यहाँ पे डिसीजन लिया गया है। सेकेंड है कि इसकी यहाँ पे इम्पैक्ट असेसमेंट कितना होगा,
आप देखो कि कोई भी जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो पहले कंडक्ट नहीं कराया गया जो कि ट्रिब्यूनल को एबॉलिश करने के लिए। तो ऑब्वियसली ये भी आप अचानक से ही सुन रहे हो कि ऐसा हो रहा है, पहले से पता होना चाहिए था, यानी कि इसको डिबेट डिस्कशन करने की ज़रूरत थी कि क्या जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रिब्यूनल्स है उनको एबॉलिश करने की ज़रूरत है कि नहीं है। और साथ ही साथ आप देखो कि इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी इससे अफेक्ट हो पाएगी। इस तरीके का जो यहाँ पे नेशनल ट्रिब्यूनल अगर बनाया जाएगा तो इससे जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एबॉलिश हो पाएगी, ऐसा कहा जा रहा है रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक केस 2019 में। फिर टेन्योर ऑफ ऑफिस की अगर हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो मद्रास बार एसोसिएशन केस है उसमें यहाँ पे फिक्स किया गया था कि चेयरमैन के लिए 5 ईयर्स होना चाहिए, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल के लिए 5 साल होनी चाहिए, लेकिन इसके वर्डिक्ट को भी वॉयलेट किया गया है और यहाँ पे आप देखो कि इस कानून में फिक्स किया गया है कि 4 साल होना चाहिए। तो ये भी एक यहाँ पे कॉज ऑफ कंसर्न है, इस कानून में जो है एक इशूज़ यहाँ पे निकल कर आया। तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। एक बार मैं समराइज़ कर देती हूँ ट्रिब्यूनल्स के बारे में। ये नया कानून है, नाम याद रखिएगा, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021। ठीक है, ये फाइनेंस एक्ट को अमेंड किया गया है। इसमें क्या है कि यहाँ पे सर्च कम सिलेक्शन कमिटीज़ होंगे जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे हेड करेंगे। इस कमेटी में दो चार लोग होंगे जो कि आप देख सकते हो। टेन्योर 4 साल है, 70 साल है फॉर चेयरमैन, 4 ईयर्स है एंड 67 ईयर्स है फॉर अदर मेंबर्स। 50 ईयर्स तो होने ही चाहिए। और यस, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रिब्यूनल की जो कंस्ट्रक्शन हुई है हमारे देश में, इस्टेब्लिशमेंट हुई है, वो सोरेन सिंह कमेटी के द्वारा यहाँ पे आपका रिकमेंडेशन दिया गया था। ट्रिब्यूनल के बारे में अगर बेसिक चीज़ आप देखो तो ट्रिब्यूनल कैसी बॉडी है, तो क्वासी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। इट मीन्स कि इसके पास सिर्फ सिविल पावर है, ना ही इसको हम लोग कोर्ट कह सकते हैं, ना ही ये कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ट्रिब्यूनल को पूरी तरीके से कोर्ट का अधिकार नहीं है, क्योंकि कोर्ट में आप देखो कि सिविल केसेस हो या क्रिमिनल केसेस हो दोनों जाता है, बट ट्रिब्यूनल में आपको जो है ज़्यादातर आपको सिविल केसेस ही देखने को मिलेंगे। फीचर्स क्या है इसकी, तो ऑब्वियस है कि ये नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे ही काम करते हैं और सिविल कोर्ट का ही इनको पावर है। तो नेचुरल जस्टिस कहने का मतलब है कि जो रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के बेसिस पे जो हो सकता है वही काम यहाँ पे किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले ये चीज़ें आप समझ में रखो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 है, उसके तहत 2 आर्टिकल हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया, जो कि आर्टिकल है 332A एंड आर्टिकल है 332B। तो 332A में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है जिसे हम लोग कैट भी कहते हैं, और 332 में अदर्स मैटर्स के लिए है जैसे एनजीटी वगैरह आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सी यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स है जो कि किस कानून के अंदर आता है। तो ये एक बेसिक है जो कि ट्रिब्यूनल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारे देश में ट्रिब्यूनल की ज़रूरत क्यों पड़ी, 3 रीजन्स है इसके पीछे। सबसे पहले पेंडेंसी ऑफ केसेस, सेकेंड वन इज़ की फास्ट डिलीवरी ऑफ जस्टिस, एंड थर्ड इज़ इट इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव। लेकिन फिर भी ट्रिब्यूनल के साथ इश्यूज था कि ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की, लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी है, लैक ऑफ मैन पावर है, हाई पेंडेंसी देखने को मिल रही है। तो वे फॉरवर्ड में बताया गया है, ये बहुत अच्छी बात, तो इसको भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, साथ ही हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि है एमपी लैड। इट मीन्स की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इस बार आप देखो एमपी लैंड्स जो है ये 2 साल के लिए यहाँ पे सस्पेंड किया गया था कोविड-19 को देखते हुए। तो देख लेते हैं एमपी लैड स्कीम के बारे में कि क्या क्या बातें थी। बेसिक चीज़ें पहले समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है ना कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं या फिर जहाँ से भी वो आते हैं, या फिर कोई भी अगर उनको ऐसा लगता है कि लोकल एरिया को अगर डेवलप करना है तो डेवलपमेंट नेचर के साथ उनको यहाँ पे कुछ जो है फंड दिया जाता है। ठीक है, अब की फीचर्स क्या है, एमपी लैड सबसे पहले सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इट मीन्स कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही फंड किया जाता है। और एनुअल जो एमपी लैड्स में जो फंड दिया जाता है एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी को यहाँ पे जो दिया जाता है वो 5 करोड़ दिया जाता है, ये एनुअल है। ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ वर्क क्या है, तो कौन यहाँ पे रिकमेंड करते हैं और कैन रिकमेंड वर्क, तो लोकसभा मेंबर हैं जो कि यहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जहाँ से वो इलेक्शन लड़ के आते हैं, जीत के आते हैं, वहाँ वो डेवलपमेंट काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा है जो कि स्टेट ऑफ इलेक्शन के विधि से जहाँ से भी जिस राज्य से वो आते हैं, या फिर नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा है तो वो पूरे देश में कहीं से भी जो है वो काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन कहाँ से कैसा काम कर सकता है। तो लोकसभा के मेंबर जो है जहाँ से वो जीत के आते हैं बस वहीं पर वो डेवलपमेंट काम कर सकते हैं। अब डेवलपमेंट काम में क्या काम कर सकते हैं, जैसे आप देखो कि कोई गाँव है जहाँ से
जीत कर आते हैं तो वहाँ पे अगर बच्चों को शिक्षा देना है तो स्कूल बनवा सकते हैं, पानी की प्रावधान अगर वहाँ पे लेकर आना है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर होनी चाहिए तो उसका प्रावधान कर सकते हैं। लोगों को अगर बेसिक नीड्स की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर खेती में अगर कोई परेशानी है तो वो वहाँ पे कुछ डेवलप कर सकते हैं, मशीन प्रोवाइड कर सकते हैं, हैप्पी सीडर मशीन दे सकते हैं। तो ये सारी कुछ काम कर सकते हैं जो कि उस एरिया को वो डेवलप कर सके। और ये एमपी का काम होता है, उनको इसके लिए जो है ना 5 करोड़ रुपीज़ मिलती है। इलेक्टेड मेंबर जो राज्यसभा के, तो वो जिस राज्य से आते हैं ना, जिस स्टेट से आते हैं, तो वो स्टेट को वो डेवलप करें। और जो नॉमिनेटेड मेंबर है, क्योंकि वो नॉमिनेट होकर आते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो यहाँ पे किसी भी कहीं पे भी कोई भी जगह चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि हाँ वो डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, जो इलेक्टेड एमपी होते हैं ना, वो यहाँ पे एमपी लैड्स फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो उस राज्य से बाहर होने चाहिए, या फिर उनके कॉन्स्टिट्यूंसी को हो, या फिर दोनों ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लिमिटेशन है यहाँ पे इस तरीके का एलोकेशन का, वो मैक्सिमम है 25 लाख, यानी कि एक फिनेंशियल ईयर में आप देखो 25 लाख है, ये लिमिटेशन है, इस तरीके का एलोकेशन किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एरिया अगर हम लोग देखें, जो कि स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स के द्वारा है, तो एमपीज़ को यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है कि जो एमपी लैड फंड्स है ना, उसका एटलीस्ट 50% जो है वो यहाँ पे स्केड्यूल कास्ट पॉपुलेशन पे खर्च करे, और एसटी पॉपुलेशन पे वो 7.5% जो है इतना वो फंड खर्च करे हर एक साल। तो ये उनको बांधा हुआ है। साथ ही आप देखो कि अगर मान लीजिए कि ट्राइबल पॉपुलेशंस के लिए लोकसभा के मेंबर का अगर वो एरिया है उसमें अगर इनसफिशियंसी है, तो वो यहाँ पे इस अमाउंट को रिकमेंड भी कर सकते हैं कि कम्युनिटी एसेट बनाने के लिए, वो भी ट्राइबल एरिया में, जो कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर होना चाहिए, या फिर वो जिस राज्य से जीत के आए हैं उसके अंदर होना चाहिए। मान लीजिए कि इन केस कोई भी स्टेट है जिसमें कि एसटी इनहेबिटेड एरिया ही नहीं है, यानी कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ट्राइबल पीपल्स नहीं रहते हैं, तो ये जो अमाउंट है वो यहाँ पे स्केड्यूल कास्ट वाले लोगों के लिए, यहाँ पे उनके पॉपुलेशंस के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये चीज़ें आप देख लियो कि अलग से जो है यहाँ पे स्केड्यूल ट्राइब्स और स्केड्यूल कास्ट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए यहाँ पे आपका रखा गया है कि 15% एससी के लिए और 7.5% एसटी पॉपुलेशन के लिए यहाँ पे खर्च करना है। बहुत अच्छी बात है। अब देख लेते हैं कि नेचुरल डिजास्टर और कैलेमिटीज़ के टाइम पे इनका क्या काम होता है। एमपी लैड्स जो है वो इस तरीके से काम कर सकता है कि जहाँ पे ऐसा एरिया है जो कि आप देखो कि काफ़ी कोई भी नेचुरल डिजास्टर से वो यहाँ पे आपका अफेक्टेड एरिया है, जैसे कि आप देखते हो कि उत्तराखंड है जहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह बहुत होता है, अब तो वहाँ पे जो है बादल फटने जैसे भी क्लाउड बर्स्ट वाली भी सिचुएशन होती है। वहीं अगर आप बिहार देख लो, आसाम देख लो, जहाँ पे आपका फ्लड वाला सिचुएशन होता है, फ्लड वाली कैलेमिटीज़ जो है हर साल आती है। वहीं अगर आप देख लो उड़ीसा देख लो, आंध्र प्रदेश देख लो, वेस्ट बंगाल देख लो, तो यहाँ पे साइक्लोन बहुत ज़्यादा आता है। तो ये सारे जो है आप देखते हो कि हर एक राज्य किसी ना किसी स्टेट किसी ना किसी डिजास्टर से जूझ रहे हैं। तो यहाँ पे उस तरीके से भी मान लीजिए कि बिहार के किसी गांव को अगर यहाँ पे डेवलप करने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है किसी भी विधायक का, तो वो यहाँ पे बाढ़ को रोकने के लिए काम कर सकते हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें कैलेमिटी और सीवियर नेचर के इवेंट में, कोई भी हमारे देश में कोई भी जगह पे आप देखते हो कि डिजास्टर आता है, तो एमपी जो है ना वो यहाँ पे काम करने के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं कि मैक्सिमम वो 1 करोड़ जो है उस अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में खर्च करें। नेचर ऑफ कैलेमिटी ये डिसाइड किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि किस नेचर ऑफ कैलेमिटीज़ में किस यहाँ पे जो है एमपीज़ को, किस एमपी नहीं, अगर कोई एमपी इंटरेस्टेड है कि उस तरीके के जैसे आप लोग देखते हो कि हैदराबाद में बारिश हो गई, कभी कभी आप देखो कि रेट्रेटिंग मानसून के कारण चेन्नई में बारिश हो गई, तो यहाँ पे जो ये आपका इस तरीके की अगर डिजास्टर आ जाती है तो उसमें भी एमपीज़ को रहता है कि वो यहाँ पे खर्च कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन है, कैसे ये खर्च करते हैं? तो सबसे पहली बात है कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा, वो पूरा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन एक चीज़ और है मज़े की बात कि जो यहाँ पे 5 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे एमपीज़ को दी जाती है, तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। सबसे पहले जिस भी जगह पे वो यहाँ पे खर्च करना चाहते हैं, तो वहाँ के अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या डिप्टी कमिश्नर है ना, वो जनरली यहाँ पे अथॉरिटी होते हैं उनके फंड्स को लेकर। अगर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनको एम्पावर किया जाता है, या फिर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं कमेटी के, वो यहाँ पे एज ए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जैसा काम करते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए अगर हम लोग देखें तो कमिश्नर है या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जैसा काम करते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी आप देखो तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी अगर एमपी के द्वारा काम दिया गया है तो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे बॉडीज़ हैं जो कि हर एक लेवल पे आप देखो कि काम करने के लिए यहाँ पे रखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पे अगर कोई एब्सेंट होता है तो उसकी जगह पे भी रखा गया है कि हर एक लेवल पे कौन कौन होंगे जो कि इस प्रोग्राम को, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब नॉन लैप्सेबल फंड है, ये सबसे बड़ी बात है, स्टार मार्क है। लैप्सेबल कहने का मतलब है कि आपको एक साल के लिए यहाँ पे जो है 5 करोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है
कि नेक्स्ट ईयर जो है ये आपका, अगर आप 5 करोड़ इस्तेमाल नहीं करते हो, यूज़ नहीं करते हो, तो ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, नेक्स्ट ईयर फिर आपको फ्रेश 5 करोड़ मिलेगा। ऐसा नहीं है। अगर एक साल में यहाँ पे मान लीजिए कि कोई विधायक है जो कि 3 करोड़ यूज़ किए हैं और रेस्ट ऑफ द 2 करोड़ बच गया है, तो नेक्स्ट ईयर जब उनको 5 करोड़ मिलेगा ना, तो ये इसके ऊपर ऐड ऑन हो जाएगा, यानी कि 7 करोड़ अब उनके अकाउंट में रहेगा। ठीक है, इसको कहते हैं नॉन लैप्सेबल फंड। तो फंड जो रिलीज़ की जाती है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को सरकार के द्वारा, ये नॉन लैप्सेबल होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और फंड जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में रह जाता है या फिर सरकार के द्वारा रिलीज़ नहीं किया जाता है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है कि आप जो है नेक्स्ट ईयर में उस फंड से कुछ यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड आपका चलते रहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इस स्कीम को लेकर काफ़ी इश्यूज अराइज होते हैं। तो क्या मेन मुद्दा है ना, उसको समझने का कोशिश कीजिए। ये भी आपका कहा जाता है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है उसके अगेंस्ट में। अब ये कैसे हो गया? तो नेशनल कमीशन जो है, जो रिव्यू करते हैं वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, या फिर सेकंड एआरसी रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो दोनों के द्वारा एक ही चीज़ रिकमेंड किया गया ना कि इस स्कीम को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो प्रिंसिपल है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो डिमार्केट किया गया है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को, उसके अगेंस्ट में है। आप देखो, कानून बनाने का काम तो लेजिस्लेचर को दिया गया है और कानून को इम्प्लीमेंट करने का काम भी एग्जीक्यूटिव को दिया गया है। तो फिर ये एमपी का यहाँ पे क्या काम है? एमपी को ऐसे क्यों एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे हैं कि वो जाके खर्च करे? और आपको पता है कि ये जो विधायक होते हैं, एमपीज होते हैं, ये कितने अच्छे होते हैं। आपको लगता है कि ये इतने पैसे खाते हैं? तो ये पैसे खा जाते हैं, ये किसी भी लोगों के ना डेवलपमेंट पे काम नहीं करते हैं। अगर ये कायदे से जो इनको इतना पैसा दिया जाता है, अगर वो फील्ड में जाकर अगर वो काम करे, डेवलपमेंट का काम करे, तो हमारा देश इतना पिछड़ा होता ही नहीं। हमारे देश में हेल्थ की फैसिलिटी इतनी ख़राब होती ही नहीं, एजुकेशन इतना बुरा होता ही नहीं, लोग भूखे प्यासे मरते ही नहीं, है कि नहीं? आप सोच सकते हो, कॉमन सेंस की बात है। तो ये सारा पैसा जो है ना, सिर्फ यहाँ पे झोल में जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ें बार बार रिकमेंड की गई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एग्जीक्यूटिव के पास काम है ही, लेजिस्लेचर के पास काम है ही, तो एमपी को कुछ और काम कीजिए, ये काम नहीं दीजिए। ठीक है। सेकेंड है कि फंड का यूटिलाइज भी नहीं होता है। 16th लोकसभा के अकॉर्डिंग बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे रिलीज़ की गई थी 1757 करोड़, वो भी इस स्कीम में फर्स्ट ईयर में, जिसका आप देखो कि अभी तक सिर्फ 16% ही स्पेंड हो पाया है। साथ ही 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 278 तो ऐसे है ना कि जिसको अभी तक ये अमाउंट ही रिसीव नहीं हुआ है। तो इतने अमाउंट जो है यहाँ पे आपका रिलीज़ कर दिया गया है, बट अभी तक आप देखो कि बहुत सारे ऐसे एमपीज हैं जिनको ये पैसे भी नहीं मिले। तो फिर क्या हो रहा है? और उसमें से भी आप देखो कि ओनली 16% ही खर्च किए गए, तो बाकी के पैसे कहाँ जा रहे हैं? वो आपका जो है नॉन लैप्सेबल है, तो हर एक बार जो है वो कैरी फॉरवर्ड होकर जो है अकाउंट में जमा हो रहा है, तो उससे क्या फ़ायदा है कि नहीं? साथ ही आप देखो कि जो लोकल गवर्नमेंट की रोल है वो अंडरमाइन होती है। ऑब्वियस है कि यहाँ पे हमारे देश में पंचायती राज है, म्यूनिसिपैलिटीज़ है, जिनको ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट करने के लिए रखा गया है। तो फिर ये एमपीज आकर क्या काम करेंगे? उनका ऑलरेडी काम है, तो वो यहाँ पे लोकल नीड्स, जहाँ भी आप देखो कि जो भी गाँव वगैरह होते हैं, वहाँ के पंचायत को पता होता है ना कि उनके गाँव में बेसिकली लोगों को प्रॉब्लम क्या है, उनके गाँव में कमी क्या है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वहाँ के लोग अच्छे तरीके से समझते हैं कि उनके गाँव में कैसे डेवलपमेंट करना है और क्या डेवलपमेंट करना है। ये एमपीज अचानक से जाकर जो है, जो नॉमिनेटेड मेंबर का कहा गया है कि पूरे देश में वो कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कहीं पे भी वो डेवलप कर सकते हैं, तो बेसिकली उनको पता ही क्या है कि वहाँ पे क्या दिक्कत है। जो दिक्कत होगा वो लोकल गवर्नमेंट को पता है, तो अच्छे से वो डेवलप करेंगे ना। तो इसीलिए लोकल गवर्नमेंट का जो रोल है वो भी कई बार यहाँ पे आप देखो कि अंडरमाइन होता है। साथ ही पुअर क्वालिटी ऑफ एसेट, आप ये चीज़ देखो कि 46% जो काम है ना, वो यहाँ पे 50,000 से कम में ये आपका एलोकेट किया जाता है। और जो 5 लाख के साथ जो काम है, या फिर सबसे ज़्यादा आप देखो कि इसमें 3.6% ही है ओनली। तो यानी कि पुअर क्वालिटी ऑफ एसेट है कि खर्च भी यहाँ पे बहुत कम किया जाता है, और जो काम दिया जाता है ना क्वालिटी का, वो एकदम बहुत बेकार होता है। और इसमें से बहुत सारे जो छोटे मोटे काम है ना, वो एकदम पिटी काम है, एकदम बेकार काम है। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम है। साथ ही हाई करप्शन का ही प्रोन है, ये तो आप भी समझ चुके हो अब तक मैं जितना बोल रही हूँ। कैग के द्वारा ये हाईलाइट भी किया गया है कि ये जो फंड आपका दिया जाता है ना, इसमें करप्शन की केसेस और साथ ही साथ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स की केसेस जो है बहुत ज़्यादा निकल कर आती है। इवन आप देखो कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी इंगेज्ड होते हैं कि वो इस तरीके के काम को इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर जो यहाँ पे है ना, वो इस स्कीम में उस तरीके का नहीं होता है। साथ ही लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन है एमपीज़ को। आप देखो, चाहे वो लोकसभा के एमपी हो या फिर राज्यसभा के एमपी हो, उनको यहाँ पे काम तो रिकमेंड कर दिया जाता है कि सेम डिस्ट्रिक्ट में आप काम करो और आगे चलकर सेम नेचर के साथ काम करो। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि उनको आइडिया ही नहीं होता, उनको अवेयरनेस ही नहीं होता। साथ ही वीक मॉनिटरिंग है, कोई देखने वाला ही नहीं है। जब आप इतनी ह्यूज अमाउंट दे रहे हो, एमपीज़ को इतना बड़ा काम दे रहे हो, तो उसको मॉनिटर भी तो करना चाहिए ना कि उनको जो पैसा दिया जा रहा है, काम दिया जा रहा है, वो किस हिसाब से खर्च कर रहे हो और किस हिसाब से काम कर रहे हैं, ये सारा देखने वाला भी कोई नहीं है। तो मॉनिटरिंग नहीं किया जाएगा
जो कि कहा जाता है एक वीकेस्ट पार्ट ऑफ द स्कीम है, जिसके कारण आप देखो अगर मॉनिटरिंग नहीं किया जाएगा तो कोई भी स्कीम अच्छी तरीके से डेवलप हो भी नहीं पाएगी। सो दीज आर द इश्यूज़ है जो कि मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाए होंगे। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि सबसे पहले क्या है कि हमें जो एमपीज़ है और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ है ना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाने की ज़रूरत है। और ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम कोऑर्डिनेशन यहाँ पे लेकर आए, जो राज्यों के एमपीज़ होते हैं और जो यहाँ पे एमपीज़ और नोडल एजेंसी है जो कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सेकंड है कि यहाँ पे ड्यूरेबल एसेट को क्रिएट करने की ज़रूरत है। जो एसेट है वो यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए, तो वो भी पूरे डिटेल में डिस्क्राइब होना चाहिए ना, कि जो पैसे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जो आपका जो प्रॉपर्टी यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो वो किस तरीके का बनाया जा रहा है, कितना खर्च किया गया है, हर एक चीज़ जो है क्लियर होनी चाहिए। साथ ही फंड का सही तरीके से यूटिलाइज होनी चाहिए। ठीक है, फंड को यहाँ पे लैप्सेबल बनाने की ज़रूरत है। ये जो नॉन लैप्सेबल है ना, इसके कारण आप देखो कि यहाँ पे एमपीज़ के माइंड में प्रेशर ही नहीं पड़ रहा है। वो सोच रहे हैं कि ठीक है नेक्स्ट ईयर काम कर लेंगे, ठीक है नेक्स्ट ईयर काम कर लेंगे। ये तो वैसे ही हो गया कि अगर यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट नहीं दिया गया तो लोग जो है ना इसको लेकर कभी सीरियस ही नहीं होंगे, सोचेंगे ठीक है इस बार नहीं तो अगले साल दे देंगे, इस बार नहीं तो अगले साल दे देंगे। बट ऐसा तो चलने वाला है नहीं। 6 अटेम्प्ट होता है तभी लोगों के बच्चों के मन में एक प्रेशर होता है, टेंशन होता है, तब वो ज़्यादा मेहनत करते हैं और जल्दी ही इसको अटेम्प्ट करने का और क्लियर करने का कोशिश करते हैं। तो ये बात बड़ी अच्छी है, मुझे भी ये बहुत अच्छी लगी कि इसको सबसे पहले तो लैप्सेबल बना दो, जिससे कि यहाँ पे एमपीज़ को रहे कि हाँ ये पैसा नुकसान हो जाएगा, उनके जेब में नहीं रहेगा। और साथ ही जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को भी इंगेज करने की ज़रूरत है। एक गाइडलाइंस होनी चाहिए जिसमें कि अमेंड करे, और साथ ही साथ जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स है ना उनको हायर करने के लिए अलाउ करना चाहिए। क्योंकि आप देखो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो है इसमें कुछ नेसेसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे कि काम कंप्लीट हो सके, ये सारी चीज़ों की कमी देखने को मिलती है। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे आप देखो कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स लाएंगे तो कम से कम हमारी जो काम की कॉम्प्लीशन है, यानी कि काम ख़त्म करने का जो एक टारगेट रखा जाता है, वो यहाँ पे फास्टर तरीके से हो पाएगा। इम्पैक्ट असेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये जो स्कीम है ना इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी जो है वो यहाँ पे लिया जा सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे, एनुअली 1 साल में किया जा सकता है, या फिर देखा जाता है कि जो भी काम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कम्युनिटी में, वो भी लार्ज नंबर पे, तो उसमें कम्युनिटी को कितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि जो भी अगर स्कीम इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसकी कितने इम्पैक्ट हो रहे हैं। इम्पैक्ट को तो असेसमेंट करना चाहिए ना कि हाँ कितने लोगों को यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो फिर अगर इम्पैक्ट असेसमेंट होगा नहीं तो कम से कम उस स्कीम को चलाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। साथ ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है वो भी बात की जा रही है, कि जैसे कि कोट्टयम एक्सपीरियंस के द्वारा आप देखो कि ये देखा गया है कि जो पार्टिसिपेटरी प्लानिंग है वो यहाँ पे सही काम कर रहे हैं एमपी लैड के साथ। लेकिन जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि ये यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ है, तो इनको भी यहाँ पे जो कुछ एक्वायर्ड स्किल्स है कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है कि उनके पास होती है। और साथ ही साथ उनकी रोल को भी इम्प्रूव करना चाहिए। इट मीन्स कि आप देखो कि गांव में जो यहाँ पे पंचायत लेवल पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है जो कि वो अपने हिसाब से वो डेवलप करते हैं, तो ऑब्वियस है कि उनके भी रोल को और ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। सो दीज आर द वे फॉरवर्ड जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लास्टली एक बार मैं बताती हूँ, समराइज़ कर देती हूँ कि 2 साल के लिए यहाँ पे आपका सस्पेंड कर दिया गया था। मेनली यहाँ पे एमपीज़ को पैसे दिए जाते हैं जिससे कि वो यहाँ पे जैसे जो क्राइटेरिया है कि लोकसभा के मेंबर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, इलेक्टेड मेंबर जो राज्यसभा के हैं वो स्टेट ऑफ इलेक्शन में, नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो कहीं पे भी अपने देश में डेवलपमेंट करने के लिए उनको यहाँ पे 5 करोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, ये एनुअल एमपी लैड फंड है। साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे डेवलपमेंट का क्राइटेरिया जो है ये फिक्स्ड होता है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। साथ ही जो नेचुरल डिजास्टर और कैलामिटीज़ के टाइम पे भी इनका जो काम होता है वो भी यहाँ पे फिक्स किया जाता है। साथ ही इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ के बारे में बात करें तो वो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी यहाँ पे इंक्लूड होते हैं जिनके पास फंड जाता है। साथ ही साथ आप देखो कि ये फंड का नेचर कैसा है, तो नॉन लैप्सेबल है। इश्यूज़ क्या क्या हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट में है, नॉन यूटिलाइजेशन है फंड का, लोकल गवर्नमेंट का जो रोल है वो अंडरमाइन होता है, पुअर क्वालिटी ऑफ एसेट्स है, यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट किया जाता है तो एसेट की यहाँ पे क्वालिटी सही नहीं मानी जाती है। साथ ही हाई करप्शन का यहाँ पे चांसेस बहुत होता है, अवेयरनेस की कमी है, मॉनिटरिंग सही टाइम पे होता नहीं है, होता ही नहीं है, सही टाइम तो छोड़ दीजिए। वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की ज़रूरत है जितने भी एमपीज़ है और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ है। साथ ही एक अच्छा खासा ड्यूरेबल एसेट को क्रिएट करने की ज़रूरत है। फंड का प्रॉपर यूटिलाइज हो उसके लिए फ़ंड को लैप्सेबल बनाना ज़रूरी है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को इंगेज कर सकते हैं और जो इम्पैक्ट हो रहा है उसे असेसमेंट करने की ज़रूरत है। साथ ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है उसे भी देखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक जो कि है आपका एक स्कीम एमपी लैट। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए ये लेक्चर, क्योंकि नेक्स्ट जब भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कल आपका, इसके बाद
इंटरनेशनल रिलेशन की जो लेसन होने वाली है उस पर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगी। तो हमारा 2020 में भी जो एमपी लैट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था वो भी मैं आप लोग के साथ प्रैक्टिस करूंगी। तो क्वेश्चन के साथ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। कमिंग टू द थर्ड एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस आर्टिकल ऑफ दिस लेसन, ओके। तो आइलैंड डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी देखें तो रिसेंटली मोर यहाँ पे आप देखो कि सम डेवलपमेंटल चेंजेस जो है वो यहाँ पे अपोज किया गया है लक्षद्वीप के आइलैंड में और अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड में। अब आपको तो पता है कि क्या चल रहा है लक्षद्वीप में। अब यहाँ पे गुंडा एक्ट भी लाया गया है जिसके बारे में चलिए देख लेते हैं। तो लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये 3 कानून यहाँ पे लेकर आए जिसके वजह से आप देखो कि लक्षद्वीप में बहुत ज़्यादा तबाही चल रही है। तबाही किस सेंस में है ये भी देखेंगे। सबसे पहले रेगुलेशन देख लेते हैं, 3 कानून क्या है। लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन ये 2021 है। फिर लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन 2021 है। फिर लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 है। लक्षद्वीप प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ रेगुलेशन है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो कानून है यहाँ पे एनिमल प्रिजर्वेशन को, तो इसका क्या यहाँ पे कहने का मतलब है। इट मीन्स कि यहाँ पे रखा गया है कि जो यहाँ पे एनिमल को मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, वो सारी चीज़ों को रोका जाएगा बिना सर्टिफिकेशन। यानी कि जैसे आप देखते हो कि जानवरों का जो स्लॉटर होता है वो चीज़ को एकदम ख़त्म कर दिया जा रहा है और अथॉरिटीज़ के बिना सर्टिफिकेशन के ये काम नहीं करना है, ठीक है। एनिमल को प्रिजर्व करने के लिए ये कानून है। पंचायत रेगुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक न्यू पंचायत रेगुलेशन प्रपोज किया गया है जिसमें कि कोई भी अगर इंसान है उसके पास अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो यहाँ पे पंचायत इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं और साथ ही साथ उनको यहाँ पे इनएलिजिबल कहा गया है कि वो एज ए मेंबर भी नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं पंचायती राज के। तो ये एक बड़ी दुविधा वाली बात है। मतलब समझिए कि अचानक से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, बाद में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, जिससे कि लोग जो है ना जिनके 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे है, तो वो तीसरे बच्चे करने के बारे में ना सोचे। जिनके ऑलरेडी तीसरे बच्चे हैं, चौथे बच्चे हैं, तो उनको अचानक से इस तरीके का नया कानून लेकर बाहर निकाल देना तो सही नहीं ना है। उसके अलावा आप देखो रेगुलेशन में ये कहा गया है कि प्रिजर्वेशन करना है एनिमल का, जो भी मिल्क के लिए यानी कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो भी एनिमल यहाँ पे सुटेबल है तो उनको एकदम प्रिजर्व करना है, उनके ब्रीडिंग्स को। साथ ही जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जितने एनिमल हैं उनको भी प्रिजर्व करना है। इन सारे पर्पज़ के लिए आप देखो कोई भी सर्टिफिकेशन जो है क्लॉस स्लॉटर काउस काल्स बुल ब्लॉक को जो है यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही थर्ड यहाँ पे है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी के रेगुलेशंस के लिए है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को अलाउ किया गया है कि वो यहाँ पे कोई भी ज़मीन जो भी किसी कॉमन मैन का है तो उसको ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो वो किसी भी कॉमन मैन की ज़मीन को ले सकते हैं, इविक्ट कर सकते हैं, कॉमन मैन को हटा सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो भी डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए। अब ये भी आप समझ सकते हो कि बहुत अजीब सी चीज़ है। जो भी यहाँ पे लोग हैं जो अपने ज़मीन को अपना प्रॉपर्टी समझते हैं, कई सालों से वहाँ पे रहते हैं, कई सालों के काम करने के बाद कोई लोग जो है ज़मीन खरीद पाते हैं। अब उस ज़मीन को ऐसा कहा गया है कि सरकार आराम से ऑक्यूपाई कर सकती है, ले सकती है या फिर इसको चेंज भी कर सकती है। तो फिर ये अगेन जो है आप देख सकते हो कि कॉमन मैन की जो है ये उनके अगेंस्ट में। साथ ही लक्षद्वीप प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ रेगुलेशन, यहाँ पे क्या है कि आप देखो कि एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि वो यहाँ पे डिटेन करने का भी ऑर्डर है। कोई भी लोग जिनकी यहाँ पे कोई भी लोग को यहाँ पे डिटेन कर सकते हैं 1 साल तक, अगर कोई ऑफेंडर एक्शंस जो है एडवर्सली इफेक्ट करे कोई भी पब्लिक ऑर्डर के यहाँ पे मेंटेनेंस को। इट मीन्स कि आप समझो कि यहाँ पे जो है किसी भी जानवर को मारना नहीं। अब आप लोग समझो कि वहाँ पे जो है मछली पकड़ के वो लोग मछली को खाते हैं। इवन जितने भी लक्षद्वीप के अगल बगल जो रहने वाले लक्षद्वीप आइलैंड में जो है जितने भी लोग रहते हैं वो लोग ऑब्वियस है कि समुद्र से मिलने वाले सारे जितने भी सी फूड्स होते हैं उसको खाते हैं। तो उसको नहीं मारना है, नहीं खाना है, ऐसा तो नहीं मारना है। यानी कि आप समझो कि जानवरों को नहीं मार रहा है तो फिर वो लोग खाएंगे क्या। दूसरा चीज़ है कि उनकी ज़मीन को वो लोग हड़प सकते हैं इतने आसानी से, ये चीज़ें कहा गया है। तीसरा है कि पंचायती राज में जो है जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो इलेक्ट ही नहीं कर सकते और ऑलरेडी जो मेंबर थे वो भी अब मेंबर जैसा कंटिन्यू नहीं कर सकते। और इन सब के बावजूद अगर कोई इंसान यहाँ पे आवाज़ उठा रहा है ना तो उसको डिटेन कर लो, यानी कि पकड़ के उनको 1 साल तक जेल में डाल दो। ये चीज़ें भी कही गई है। यानी कि पूरे तरीके से ये कानून को जो है गुंडा एक्ट कहा जा रहा है, यानी कि गुंडा राज है यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है कि कोई गुंडा ही आके बस गया है जो कि पूरी तरीके से अपना तानाशाही निकाल कर चल रहा है। तो ये चीज़ आप समझ के 4 कानून कितना गलत है, इसी के बारे में आज तक जो है अभी भी डिबेट डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पे ये अपोजिशन के द्वारा काफ़ी इसको कंसीडर किया गया है और रीज़न ये दिया गया है अपोजिशन के द्वारा कि यहाँ पे 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है ये बहुत ही ख़राब है। साथ ही स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन लाया गया है कि एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करना, लोग अपने हक
के लिए जो है आवाज़ भी नहीं उठा सकते। इसी के साथ साथ आप देखो इंडिया का जो टर्टल रिसर्चर्स है वो भी यहाँ पे नीति आयोग की जो डेवलपमेंट प्लान है लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार आइलैंड में उसको भी अपोज कर रहे हैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि आइलैंड की जो रिच बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी अगर इस तरीके का प्लान जो है आगे बढ़ेगा, यानी कि रिसर्च जो करने की बात की जा रही है टर्टल्स के ऊपर, तो इससे हमारी जो रिच बायोडाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बर्बाद हो पाएगी। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि ये जो करंट इस तरीके का चल रहा है डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को लेकर, तो इसमें इश्यूज़ क्या क्या है। सबसे पहले आप ये देखो कि कल्चर इंटरफेरेंस हो रही है। बहुत सारे लोग कई ज़मानों से जो है लक्षद्वीप आइलैंड में रह रहे हैं, उनका अपना कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है वहाँ के इतनी कम्युनिटीज़ का, तो ये चीज़ों को इंटरवीन किया जा रहा है। इट मीन्स कि उनके फूड कल्चर को, उनके रिप्रोडक्टिव फ्रीडम को, उनके सेल्फ रिलायंस को, वो खुद ही आत्मनिर्भर है यहाँ पे, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे इंटरप्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ पे 90% से ज़्यादा जो लक्षद्वीप के पॉपुलेशन है ना वो मुस्लिम है। मान लीजिए, क्या ये फैक्ट है कि लक्षद्वीप में जो है 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम है, और जो रेगुलेशन यहाँ पे लाया गया है कि कोई भी तरीके के आप देखो कि बीफ, यानी कि उन लोग तो है बीफ को बेचते हैं, खरीदते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, तो ये सारा चीज़ नहीं करना है। तो फिर ये कैसे यहाँ पे कितना ट्रू है ऐसे लोगों के लिए, ये आप बताओ। अनसस्टेनेबल अप्रोच है, यानी कि लिमिटेड कंसिड्रेशंस जो है ना वो यहाँ पे टाइम टेस्टेड वे में है कि लैंड को कैसे यूज़ करना है, ओशन रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन कैसी है, लाइवलीहुड ऑप्शन क्या है जो कि इस कम्युनिटी के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। आप देखो कि ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप्स जो है वो यहाँ पे वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब होगी। कोरल रीफ जो लक्षद्वीप की है, मैंग्रोव कवर जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है वो यहाँ पे काफ़ी नर्चर्ड हो रहा है, और वहाँ के जो लोग हैं ना, वहाँ की जो कल्चर है उससे वो और ज़्यादा फ्लरिश होता है। लेकिन इस तरीके का अप्रोच लाकर जो है कहीं ना कहीं हम अपनी बायोडाइवर्सिटी जो है, यहाँ पे कोरल रीफ हो गए, साथ ही साथ जो मैंग्रोव्स हो गए, उनको कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे क्षति पहुँचा रहे हैं। लिमिटेड कंसिड्रेशन है डिजास्टर वल्नरेबिलिटीज़ का। इट मीन्स कि जो आइलैंड है ये आप लोग देखो नेचुरल डिजास्टर्स का प्रॉन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, और ख़ास करके आप देखो कि क्लाइमेट चेंज के कारण भी यहाँ पे काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये सारी रियलिटीज़ है जिसको नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि डेवलपमेंटल बस एक स्ट्रैटेजी लेकर चला जा रहा है कि इस लक्षद्वीप को डेवलप किया जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ऐसा कहते हैं कि लक्षद्वीप को मॉलडीव्स जैसा डेवलप करना है। भाई कहाँ मॉलडीव है? मॉलडीव्स आप जानते हो कि कितनी अच्छी वो टूरिस्ट एक डेस्टिनेशन हब है, कि सब वहाँ घूमने जाते हैं। हनीमून डेस्टिनेशन भी आप लोग देखते हो कि एक्चुअली वहाँ पे जो है वो घूमने के लिए, ये सारे स्पॉट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब उस हिसाब से अभी आप तुरंत जो है लक्षद्वीप को नहीं चेंज कर सकते मॉलडीव्स के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें जो यहाँ के भाई साहब है उनका ये कहना है, तो यही चीज़ है कि वो डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और उस चीज़ के लिए जितना इंक्रोच कर सकते हैं, लोगों को जितना तंग कर सकते हैं वो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कहा गया है कि अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड में आप देखो कि काफ़ी एक्टिव जोन रहता है, तो यहाँ पे आपको बैरन आइलैंड भी देखने को मिलता है जो कि बार बार वोल्केनिक होता है, वोल्केनिक इरप्शन होती है। तो नीति आयोग की जो स्ट्रैटेजी है आइलैंड डेवलपमेंट का, वो यहाँ पे आप लोग देखो कि वल्नरेबिलिटीज़ के साथ नहीं चलते हैं। ये सारी चीज़ें इतनी नहीं देखने को मिलती है। लैक ऑफ इंक्लूसिवनेस है डेवलपमेंट में। अगर किसी भी आइलैंड को डेवलप करना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि वहाँ के रहने वाले लोगों को डेवलप करनी है, वहाँ के रहने वाले लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप होनी चाहिए, तब वहाँ पे अपने आप सारी चीज़ें डेवलप हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोगों को ही तंग कर दो, वहाँ के लोगों को ही परेशान कर दो और कहो कि वैसी एरिया को हम लोग डेवलप करेंगे, तो क्या कभी डेवलप हो पाएगी? तो आइलैंड में रहने वाले लोग जो है उनकी अपनी खुद की प्रायोरिटीज़ है, उनका अपना खुद का लाइफस्टाइल है, उनकी अपनी खुद की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ों को समझ के चलना चाहिए, तभी हमारा जो है डेवलपमेंट हो पाएगा। तो लोगों को लेकर भी यहाँ पे नहीं चला जा रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि ये आइलैंड जो है हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस कितना है इसका। तो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम लोग जो है इन दोनों आइलैंड की जो यहाँ पे मैप में है वो आप लोग देखो। लक्षद्वीप की सबसे पहले बात करते हैं, तो यहाँ पे केरल है हमारा, ये वेस्टर्न घाट है। केरल में आप लोग देखो कि इसके आपके अरेबियन सी है यहाँ पे, तो अरेबियन सी में आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेंगे जो कि छोटे छोटे यहाँ पे आइलैंड में बटे हैं। मिनी कॉय हो गया, कालपानी हो गया, एंड्रॉट हो गया, अमीनी है, कारावती है, अगाटी है, ये सारे यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड है, जिसमें कि आपको टोटल 36 आइलैंड देखने को मिलेगा यहाँ पे लक्षद्वीप में। वहीं अगर हम लोग बात करें अंडमान एंड निकोबार में, तो ये हमारे ईस्टर्न कोस्ट के पास है, और ये आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेंगे। तो ऊपर अंडमान आइलैंड है, अंडमान भी आपका 4 पार्ट में डिवाइडेड है, और नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान एंड देन यहाँ पे लिटिल अंडमान। ठीक है, तो देखिए लोअर अंडमान है, उसी में आपको जो है पोर्ट ब्लेयर देखने को मिलेगा, यानी कि अंडमान की यहाँ पे क्या है, कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद आप लोग निकोबार में आओ, तो निकोबार में क्या है, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, सॉरी हाँ लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। ठीक है, ओके।
तो इस तरीके से ये बटा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हो। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, इस जगह पे आपको जो है अरेबियन सी देखने को मिलेगा इसके लेफ्ट में, जहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड है, और राइट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, जो कि पूरी इंडियन ओशन का ही यहाँ पे आपका पार्ट है। तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप मैप में देख लिए। अब ये हमारे जो है इंडिया के ईस्ट कोस्ट में और वेस्ट कोस्ट के साइड में है, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है पहले ये देखते हैं। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंस है इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, क्योंकि आप देखो कि 9 डिग्री चैनल है जो कि लक्षद्वीप आइलैंड के पास ही आपका लोकेटेड है। 6 डिग्री और 10 डिग्री चैनल है जो कि हमारा अंडमान सी के पास आपका लोकेटेड है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सी लेन हो जाता है कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पे कम्युनिकेट किया जाता है। साथ ही इंडिया में आप देखो कि यहाँ पे चाइना की जो मिस एडवेंचर है हमारे इंडियन ओशन में, वैसे भी आप देखो कि चाइना काफ़ी चिढ़ता है, क्योंकि इंडियन ओशन जो है ये ओशन इंडिया के नाम पे है। तो और साथ ही साथ इस जगह पे जो है चाइना हमेशा चाहता है कि अपना वर्चस्व बढ़ाना, तो इसको देखते हुए जो है ना इंडिया इसको काउंटर कर पाता है। स्पेशली आप देखो कि 9 डिग्री चैनल जो कि लक्षद्वीप के पास है, तो यहाँ पे चाइना जो है बहुत ज़्यादा अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये एरिया, जिसमें कि हम लोग चाइना को टैकल कर सकते हैं। साथ ही स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट अगर रॉबर्ट कैपलान के द्वारा देखें, तो यहाँ पे कहा गया कि इंडिया ड्यू टू इंडियन ओशन जो है वो यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स वेस्ट एशिया और साथ ही साथ ईस्ट एशिया के साथ जो है यहाँ पे फ्यूज़ करता है। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा लिंक है जिसमें कि मेगा शिप्स जो है वो हाइड्रोकार्बन भी कैरी करते हैं वेस्ट एशिया से लेकर जो है, और साथ ही साथ मिडिल क्लास कंसनट्रेटर्स जो है वो यहाँ पे बार्गेनिंग भी करते हैं ईस्ट एशिया में। तो यानी कि आप लोग देखते हो कि ये पूरा रीज़न, एक सेकेंड देखिए इस मैप को समझिए, आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। ये हमारा भारत है, यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे हमारा जो है अंडमान निकोबार है। फाइन। अब ये हमारा हो गया मिडिल ईस्ट, साथ ही साथ यहाँ पे हमारा हो गया ये साउथ ईस्ट, ठीक है। ईस्ट एशिया भी इसे कह सकते हैं। ये हमारा ईस्ट एशिया यहाँ पे हो गया, ये साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हो कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये पूरा इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारी ज़्यादा दबदबा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टैकल करके चलते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो शिप है ना वो इस तरीके से आप लोग देखो कि यहाँ से इस तरीके से आपका क्रॉस होता है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, जिससे कि आपका यहाँ से आपका जो है शिप का आना जाना होता है। ये सारी जगह पे आपको देखोगे कि इस तरीके से जो है काफ़ी ज़्यादा शिप का आना जाना होता है। तो ये काफ़ी स्मूथ होता है, एक कम्युनिकेशन का आपका पार्ट देखने को मिलता है। तो ये बेटर रीजन है जिसमें कि हम लोग जो है ना इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर चलते हैं। और साथ ही आपको पता है कि हमारे द्वारा एक स्कीम भी चला जाता है जिसको हम लोग सागर कहते हैं, यानी कि सिक्योरिटी फॉर ऑल। तो इस रीजन में जितने भी कंट्री आते हैं, चाहे वो यहाँ पे आपको हॉर्न अफ्रीका वाला आपको देश देखने को मिले, यहाँ पे हमारा जो है यमन और सऊदी अरेबिया देखने को मिले, चाहे हमारा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे हमारा इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, वियतनाम हो, तो ये सारी कंट्रीज़ को जो है ना सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग एक तरीके का स्कीम भी लेकर चलते हैं। तो ये चीज़ आप देख लीजिए कि वेस्ट एशिया से लेकर ईस्ट एशिया तक ये हाइड्रोकार्बन्स, ये सारी चीज़ें आपका जो है यहाँ पे कैरी किया जाता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो आइलैंड डेवलपमेंट क्या होगा कि एक सेंट्रल होगा हमारे ब्लू इकॉनमी का विजन। ब्लू इकॉनमी कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे जो ओशन रिसोर्सेज है उसको और ज़्यादा डेवलप करना चाह रहे हैं। तो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और कोस्टल इकॉनमी है, जो कि आप देखो कि हमारा टोटल जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें से 14 है जो कि बात करते हैं लाइफ बिलो वाटर, यानी कि ओशन और जो मैरी टाइम रिसोर्सेज है उसको हम लोग डेवलप करना चाहते हैं। उसके बेसिस में आप लोग को पता है कि डीप ओशन रिसर्च भी हमारा चल रहा है, एक स्कीम है जिसमें कि हम लोग बहुत ज़्यादा नीचे जाकर जो है 6000 मीटर नीचे जाकर हम लोग यहाँ पे कुछ रिसर्च करने वाले हैं। तो वो सारा एक अलग स्कीम है, तो इससे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस हमारा यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। साथ ही यहाँ पे आप देखते हो फिशरीज बहुत ज़्यादा होती है, लगून्स में मिनरल रिसोर्सेज होते हैं। इकोनॉमिक जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो भी लक्षद्वीप आइलैंड के चारों ओर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड में आप देखो तो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर ये टेरिटोरियल वाटर है, और यहाँ पे 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो इसके बारे में देख लीजिए कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कैसे कैसे डिवाइड होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि सबसे पहले ये बेस लाइन होती है, ठीक है, जहाँ पे आपका अर्थ यहाँ पे जो हमारा ज़मीनी भाग है वो ख़त्म होता है और ओशन वाला पानी वाला भाग स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको कहते हैं टेरिटोरियल सी, जो कि 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। उसके अगेन आप आगे बढ़ोगे तो अगेन जो 12 नॉटिकल माइल्स हो गए इसे हम लोग कंटीजियस जोन कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि बेस लाइन से कंटीजियस जोन जो है वो ये कितने नॉटिकल माइल्स में होता है, तो ये 24 हो जाएगा। बट अगर इंडिविजुअल पूछा जाए कि टेरिटोरियल सी से कंटीजियस जोन कितने दूर में है, तो ये 12 नॉटिकल माइल्स है।
उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे बेस लाइन से लेकर जो है यहाँ तक आपका ये होता है एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कि 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है कि पहले यहाँ पे टेरिटोरियल सी जो है ये 12 नॉटिकल माइल्स है। बेस लाइन से अगर हम लोग देखें तो कंटीजियस जोन जो है ये बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स है। और बेस लाइन से अगर हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहें तो यानी कि ये लैंड वाला से बेस लाइन से लेकर जो है 200 नॉटिकल माइल्स वाला एरिया जो होता है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप लोग देखो कि जो कोस्टल स्टेट है जैसे कि केरल वगैरह है या फिर यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो इनको इस जगह पे पूरा हक होता है कि वो यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। और भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है तो वो भी हो सकती है जैसे कि विंड पावर, टाइडल पावर, तो ये सारी चीज़ों को ये प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे अधिकार होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हम लोग जो ये डिक्लेयर करते हैं ना, ये डिफाइन किया गया है एक कानून में जिसको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द सी ऑफ द लॉ कहते हैं, अनक्लॉज कहते हैं, जिसके थ्रू जो है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है यहाँ पे आपका डिफाइन किया गया कि ये 200 नॉटिकल माइल्स होना चाहिए बेस लाइन से। ठीक है। अगर आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की बात करें तो ये एजेंसी आपका 2017 में बनाया गया था, वो भी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जितने भी आइलैंड्स हैं। ये हमारे यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा चेयर किया जाता है और इसमें बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ के सेक्रेटेरिएट्स भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे हमने इसके फ़ायदे देख लिए। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पे स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन है ये आइलैंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी से। तो अगर आइलैंड कम्युनिटी की बात करें तो इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिले, स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, एडिक्वेट जो एयर, सी और वेव कनेक्टिविटी बढ़े। हमारी सरकार का क्या यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि हमारे आइलैंड सिक्योर हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। कहने का मतलब है कि आज के डेट में जितने भी लोग हैं उनको नेचुरल रिसोर्सेज से जितना फ़ायदा हो रहा है उससे उतनी ही फ़ायदा हमारे आगे आने वाले जनरेशन को भी हो, और साथ ही हमारे इन्वायरमेंट हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए। साथ ही यूनियन टेरिटरीज़ है जो कि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मॉडल किया गया है, और अचीवमेंट हो कुछ एक्टिविटीज़ का, जैसे कि आप देखो कि 4 सेक्शन है यहाँ पे, ड्राइवर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन और गवर्नेंस। टूरिस्ट का क्या यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि हमें तो एक अच्छा खासा हाई क्वालिटी टूरिस्ट सर्विस मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत हो, डिजिटल कनेक्टिविटी हो, क्योंकि आप देखो कि बहुत सारे आइलैंड में जो है आपको नेटवर्क भी नहीं देखने को मिलेंगे, आप हेलो हेलो करके बात भी नहीं कर पाओगे, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। तो डिजिटल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, क्योंकि आइलैंड में बहुत सारे डिजास्टर होते हैं, साइक्लोन आपका आ गया, सी लेवल राइज हो गया, तो ये सारी चीज़ें अगर आती है तो उससे प्रिपेयर्डनेस वाली भी बातें हो। सिविल सोसाइटी के लिए इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए और सेटिस्फैक्ट्री ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होनी चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो अडॉप्ट किया जा रहा है जिससे कि सारे स्टेक होल्डर्स को हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि जो जो कानून आया है इसमें क्या है ना कि अगर हम लोग देखें कि एक बैलेंस लेकर चले, जिससे कि एक डेवलपमेंटल नीड्स जो सारे स्टेक होल्डर्स की है उसको अगर हम बैलेंस करके देखें, तो पंचतंत्र प्रिंसिपल होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जो कि नीति आयोग के द्वारा सजेस्ट किया गया है। तो ये 5 प्रिंसिपल्स क्या है, तो पंचतंत्र प्रिंसिपल आप लोग देखो कि सबसे पहला है कि P2, P3, P4 के बेसिस पे प्रोजेक्ट होना चाहिए। P2 यानी कि पब्लिक प्रोजेक्ट हो, P3 यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, P4 यानी कि पीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट हो। तो ये तो प्रोजेक्ट पहला ऐसा हो। दूसरा है कि बजटरी प्लान हो किसी भी तरीके के डेवलपमेंट के लिए। तीसरा है कि इन्वायरमेंट कंड्यूसिव हो, कि अगर कोई भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन हो रहा है, कोई भी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन के लिए उस तरीके का इन्वायरमेंट बनाए। फोर्थ है कि पीपल्स की पार्टिसिपेशन भी उसी इक्वल तरीके से होना चाहिए। एंड फिफ्थ वन इज़ कि डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी मतलब कि सोशल स्ट्रैटेजी, इट मीन्स कि सपोर्टिव स्ट्रैटेजी, कि लोगों को सपोर्ट किया जाए, साथ ही सोशल जो आइलैंड में रहने वाले जितने लोग हैं ना उनकी सपोर्ट के साथ यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये एक्चुअली पंचतंत्र प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जो कि नीति आयोग के द्वारा दिया जा रहा है। तो जो 3 कानून लाए गए हैं लक्षद्वीप, 4 कानून जो लाए गए हैं लक्षद्वीप के द्वारा, क्या आपको लगता है कि ये 5 प्रिंसिपल के ऊपर बेसिस है? नहीं लग रहा है ना, तो फिर कैसे हो पाएगा? तो देखिए एक आइलैंड का जो यहाँ पे आइडियल आइलैंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है ना, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, जियो स्ट्रैटेजिक रोल्स होना चाहिए आइलैंड का। दोनों हमारे आइलैंड जो है, चाहे वो लक्षद्वीप हो या अंडमान एंड निकोबार हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और साथ ही साथ जो चाइना का जिस तरीके से इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन में बढ़ रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ते जा रहा है, तो हमारे जो जितनी भी हम लोग डिटरेंस क्रिएट कर सकते हैं वो हम लोग इंडियन ओशन वाले रीजन से ही कर सकते हैं। और ये दोनों अगर आइलैंड हमारे हाथ से चला गया, इस पर अगर हम लोग पीसफुल नहीं लेकर आए, शांति लेकर नहीं आए, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बट एट द सेम टाइम हमें इस आइलैंड पे रहने वाले लोग और यहाँ पे लोकल प्रायोरिटीज़ को भी हम लोग को देखना होगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं। तो आइए एक बार समराइज़ कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी आर्टिकल थी, बेहतरीन आर्टिकल मैं इसको बोलती हूँ, क्योंकि इसमें सारी बातें आपको बता दिया गया है कि अभी क्या डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कैसे लक्षद्वीप में किस चीज़ को लेकर जो है यहाँ पे हल्ला हो रहा है। तो पहले तो ये 4 कानून आप लोग देख लो
थ्री लेजिस्लेशन ही कहा जा रहा है क्योंकि इन दोनों को एक ही में रखा गया, लेकिन फिर भी ये अलग अलग है, तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि एनिमल प्रिजर्व करने के लिए, पंचायत रेगुलेशन के लिए, डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए। साथ ही इसकी हम लोग मैप में लोकेशन देख लिए है, और साथ ही आप लोग देखो कि क्या इश्यूज़ है जो कि करेंट डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज़ को लेकर। तो कल्चर इंटरफ्रेंस किया जा रहा है, जो अप्रोच है वो अनसस्टेनेबल है, और डिजास्टर वल्नरेबिलिटीज़ को लिमिटेड कंसीडर किया जा रहा है, लैक ऑफ इंक्लूसिवनेस है। लेकिन फिर भी ये आइलैंड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, साथ ही चाइना को टैकल करने के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट होता है, बहुत सारे वॉरशिप यहाँ पे आना जाना करते हैं, मेगा शिप भी आना जाना करते हैं। वॉरशिप छोड़िए, मेगा शिप है जो कि बहुत ज़्यादा जो है सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है और किस तरीके से यहाँ पे हम लोग नीति आयोग की जो पंचतंत्र प्रिंसिपल है वो भी हमने देखा और एक अच्छा सा कंक्लूजन देखे। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेसन। ये हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस यहाँ पे कंप्लीट होती है। कल हम लोग आएंगे इंटरनेशनल रिलेशन के साथ। तो आई होप कि आज की लेसन आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोग को कोई भी डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिए, डेली आपको 4 बजे वीडियोज़ यहाँ पे करंट अफेयर्स की देखने को मिलेगी ही। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।